जाएंगे, पहले देखते हैं क्या होती है सिनेमेटोग्राफी और कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कौन सी चीज़ों में इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है और कौन सी पोस्ट होती है, जब क्योंकि आप डिजिटल फिल्म मेकिंग में आप सारे के सारे हैं, राइट। आप भी वही हैं, आप भी वही हैं, आप भी, राइट। और सिनेमेटोग्राफी में बेसिकली आपकी फील्ड में जो डायरेक्शन वाला पार्ट होता है वो पूरा इसके अंदर आता है, राइट। आपको सीन शॉट किस तरीके से शूट करना है, किस तरीके से कैमरा प्लेसमेंट रखनी है, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है सिनेमेटोग्राफी के अंदर, राइट। सो सिनेमेटोग्राफी या फिर आपका वीडियोग्राफी, ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इस नाम के साथ। अब इनका अर्थ क्या होता है, जनरली ये वो आर्ट होती है जिसमें आप अपन कैमरा जो है वो बेसिकली होता क्या है, कैमरा एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आप जनता से कनेक्ट करते हैं। आप जो चीज़ शूट करेंगे वही जनता देखेगी, ठीक है। अब आपको अपने शूट के अकॉर्डिंग अगर जनता से रिलेशन बनाना है, जनता से कनेक्शन बनाना है, तो आपको सिनेमाटोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट सिनेमाटोग्राफी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब आप एडिटिंग लाइन में जाते हैं, वीडियो कंपोजिटिंग में जाते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं। तो अगर आपका सिनेमाटोग्राफी एक्यूरेट नहीं है तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कोई भी एक काम करने के लिए। अब अगर ऐसे बात की जाए कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिनेमाटोग्राफी में। आपका कैमरा एंगल्स एंड कैमरा शॉट्स, ये दोनों चीज़ें प्रोमिनेंट होती हैं, मेन मायने रखती हैं, ठीक है। कैमरा एंगल्स एंड कैमरा शॉट्स जो होते हैं वो मेन मायने रखती है। ओके, देन इनका यूज़ क्या होता है, बेसिकली ये इनका जो मेन प्रोविज़न है, जो मेन मेन इनका यूज़ है वो है टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस। तो ये क्या करते हैं, जनरली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ऑडियंस को। अब आप जहां कैमरा रखेंगे, जिस पोजीशन पे कैमरा रखेंगे, ये बहुत मायने रखता है कि जनता के मन में किस तरीके की फीलिंग आए और जनता आपके सीन या शॉट को कैसे सीरियसली लेगी। ये सारा कुछ डिपेंड करता है सिनेमाटोग्राफी के अंदर, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी भी है। हम लोग जो सीखेंगे कि कौन से कैमरास जो हैं वो बेस्ट कैमरास चल रहे हैं, कौन से कैमरास आपके मार्केट में अवेलेबल हैं आपको बेस्ट वीडियोग्राफी के लिए और आपकी फोटोग्राफी के लिए। एंड देन उसके साथ साथ हम लोग इसमें सीखेंगे कि अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं जो कि इस लाइन में आगे चल रही हैं। तो ये सारा जो ओके, आपने वहाँ से चालू कर दिया क्या? हाँ हाँ, नहीं चालू तो हो गया है लेकिन ये चालू नहीं है। जस्ट अ मिनट। राइट, अब चालू हुआ। ऑलराइट, सो इसमें टेक्नोलॉजी भी रहेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस भी रहेगा, कैमरा एंगल शॉट्स के बारे में भी हम लोग सीखेंगे कौन कौन से शॉट्स हैं जिनको प्रोमिनेंटली यूज़ किया जाता है। सो लेट्स जस्ट डाइव इन विद द आर्ट ऑफ सिनेमाटोग्राफी। इसमें कैमराज एंगल्स एंड शॉट्स सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, अब कैमरा जो होता है, अब यहाँ पे बहुत सारे आपको ये मैं शेयर कर दूंगा, ये आपका थ्योरी कंटेंट भी रहेगा, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कैमरा जो है वो किस वे में काम करता है और इसमें कौन कौन सी मेन मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि यूज़ किए जाती हैं। तो
कैमरा डेफिनेटली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, अवेलेबल जो सिनेरियो है, जो सीन है, उसमें से इमेज कैप्चरिंग का एक डिवाइस होता है। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने होते हैं जब आप कैमरा को किसी भी सीन पे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है द कैमरा विथ अ स्मॉल होल, जिसको अपर्चर बोलते हैं, दैट अलाउज लाइट इन द कैप्चर एंड इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव सरफेस। यानी कि बेसिकली इसमें होता ये है कि कैमरा का जो फोकस है, जहाँ से आप इमेज कैप्चर करते हैं, उस एरिया को बोलते हैं अपर्चर। तो जब भी आप अपने डिजिटल कैमराज में जाते हैं, अपर्चर वैल्यू देखते हैं, तो दैट मीन्स उसको समझिए कि वो वहाँ पे जो गोल एरिया है, छेद एरिया है, जहाँ से इमेज अंदर जाएगी, उसको अपर्चर बोलते हैं। और बेसिकली ये जो लाइट्स हैं, ये आज भी इमेजेस जो फ्लेम होते हैं, या बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फिल्म होती हैं, उसके ऊपर में ये पड़ती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, और वहाँ ये कैप्चर होती हैं इमेजेस। ये पूरा कंसेप्ट जो है वो आईज के ऊपर आधारित है। हमारी आई में भी जो प्यूपिल एरिया है, प्यूपिल एरिया में भी जो लाइट जाती है, वो लाइट में ही इमेज कैप्चर होती है। और बाद में हमारी आइज के पीछे में रिसेप्टर होते हैं कलर के, तो रेड ग्रीन ब्लू के रिसेप्टर होते हैं। वो रेड 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 कैप्चर कर लेता है, ग्रीन 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 कैप्चर करता है, और ब्लू ब्लू कैप्चर करता है, और फिर बाद में इन्वर्ट इमेज हमारे दिमाग में बनाता है। राइट, ये फंक्शन को ही यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो जो अपर्चर है, ये सेक्शन को बोला जाता है, ये शटर स्पीड जो रहती है यहाँ पे, ये जो छोटा सा शटर होता है, इसमें अपर्चर वैल्यू होती है। Camera have various mechanisms to control how the light falls onto the light sensitive surface. Lenses focus the light entering the camera, and the size of the aperture can be widened or narrowed. यानी कि जो साइज ऑफ द अपर्चर है वो बढ़ाया या कम किया जा सकता है। लेंस जो है वो फोकस करेगा इमेज के ऊपर में। शटर मैकेनिज्म होता है, शटर स्पीड जब आप पढ़ते हैं अपने जब भी कोई डिजिटल कैमरा या फ़ोन को यूज़ करते होंगे, तो उसमें जो शटर स्पीड है वो क्या करता है, कितनी जल्दी आपका ये जो शटर है कैमरे का ये बंद होगा, तभी इमेज हो गया। साइज कितना आया, बराबर आया, ठीक है। तो अभी रखे रहो, उसका बनवा लो वीडियो। तो शटर मैकेनिज्म डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ टाइम द फोटो सेंसिटिव सरफेस इज एक्सपोज टू द लाइट। जो फ्रेम होती है, जो यहाँ पे फ्रेम होती है, इस पे कितना देर तक लाइट पड़नी चाहिए, ये डिसाइड करता है शटर मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म में, जैसे हमने प्रीवियसली बात की, एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए लेंस और इमेज कैप्चर ऑन अ फिल्म, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि वो जो लेंस है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कन्वर्ज होता है, कन्वेक्स होता है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि लाइट किस तरीके से अंदर जाएगी, कौन सा बिहेव रहेगा उसका। तो एक्सपोजर कंट्रोल जब भी बात होती है किसी भी इमेज के में, तो ये एक्चुअल में ब्लैक और वाइट वैल्यू की बात हो रही है। राइट, तो लाइट कितना वाइट होगा फिल्म में, कितना ब्लैक होगा, वो एक्सपोजर के द्वारा कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो कैमरा से आप शूट लेते हैं, उस कैमरा में जो एक्सपोजर कंट्रोल वैल्यू होती है वो वाइट और ब्लैक को कंट्रोल करती है। अब उसमें तीन ऑप्शन देता है, अपर्चर, शटर और मीटरिंग। राइट, ये तीन ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं, यानी ब्लैक और वाइट को कंट्रोल ये तीन वैल्यूज करेंगे। ठीक है, आपके कैमराज में लेंस जो है वो फोकस को कंट्रोल करेगा, और इमेज कैप्चर ऑन अ फिल्म जो है, यानी कि जो अंदर पे मटेरियल यूज किया जाता है जो कि इमेज को एक्चुअली कैप्चर करता है, वो एक फिल्म होती है, एक फिल्म स्ट्रिप होती है। पहले फिल्म स्ट्रिप होती थी, अब वो एक डिजिटल प्लेट होती है जो कि कैप्चर करती है। तो ये फिल्म स्पीड जो है इससे कंट्रोल होता है, उस पर आईएसओ से और वाइट बैलेंसिंग से आप इमेज की कैप्चरिंग को आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। नाउ अपर्चर, अपर्चर क्या क्या चीज़ करेगा, पहले हम लोग बेसिकली सिनेमाटोग्राफी में पहले हम टेक्नोलॉजी देखेंगे, कैमरास टेक्नोलॉजी, और फिर आर्ट ऑफ वीडियोग्राफी, जो वीडियो की किस तरीके से ग्राफी की जाती है, वीडियो को किस तरीके से शूट लेना है, क्या रखना है, वो सारा कुछ। तो अपर्चर जो है इसको बोला जाता है डायाफ्राम और आइरीज। जो हमारे आंखों में जो आइरीज एरिया होता है, जो कलरफुल एरिया होता है, वो अपर्चर होता है। राइट,
is the opening through which light enters in the camera, typically located in the lens. This opening can be widened, narrowed to control the amount of light that strikes the film. यानी कि पहली चीज तो एक फिल्म होती है पीछे जिसपे लाइट लगती है, लाइट कैप्चर होती है। अब वो फिल्म जितनी देर लाइट से एक्सपोज्ड होगी उतना वाइट कलर बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी फिल्म जो है वो वॉश ऑफ हो जाएगी, कंप्लीट वाइट हो जाएगी, उसके ऊपर में फिर कुछ और वैल्यू नहीं जा सकती। तो आप जब अपर्चर जो है ये उस सामने का जो शटर होता है उसको कंट्रोल करता है कि कितना सारी लाइट अंदर जा सकती है और कितने एरिया में पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं f4, f22, f1.8, 2.8, 40, ये जितनी भी आपको दिख रही है ये क्या करती हैं, ये आपके कौन सी इमेज की क्लियरिटी जो होगी वो डिसाइड करता है। ये शटर की स्पीड नहीं है कि आपका शटर ओपन होके बंद हो रहा है, ये वो नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि कितना शटर ओपन करना है, कितना एरिया बस लाइट का एंटर हो सके कैमरा के अंदर। ठीक है, अब इसमें F4 पे आप देख रहे हैं तो जो सामने की ज्योमेट्री है वो क्लियर है, बाकी पीछे की ज्योमेट्री ब्लर है। सामने का क्लियर है, पीछे का ब्लर है, तो वो F4 के शटर पे हो रहा है। F22 में क्या हो रहा है, सामने का भी क्लियर है, उसके पीछे की भी कुछ वैल्यूज क्लियर हैं, और पीछे का बिल्कुल जो दूर है थोड़ा सा, एग्जैक्टली अब यहाँ पे f1.8, 2.8 ये सब वैसे ही हैं, साइज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। द साइज ऑफ द ओपनिंग इज सेट एज अ स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट्स टिपिकली कॉल्ड f स्टॉप्स, राइट। ये जो f4, f22 और ये जो वैल्यूज हैं इनको f स्टॉप्स बोलते हैं। ये इनका जो मेजरमेंट है, जो इनका यूनिट है वो f स्टॉप से बोला जाता है। हाँ, कैमरा में जो डिजिटल कैमराज हम DSLR वगैरह यूज़ करते हैं उन सब में ये अपर्चर का ऑप्शन रहता है, और उनको वैल्यू भी आपकी ऐसे ही सेट होती है, f1.8, 2.8 इसी तरीके से वैल्यू सेट करेंगे। तो फोकस बोल सकते हैं, बट फोकस लेंस पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है, ये केवल अमाउंट ऑफ लाइट बस कैप्चर कर रहा है। ये सारे DSLR में, सारे कैमराज में अवेलेबल रहता है। ये लेंसेज से ज़्यादा ये शटर का काम है। लेंस का काम क्या होगा, अगर मुझे इस एरिया में कुछ और जगह पे प्रिसाइजली फोकस करना है तो वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और लेंस जो है वो एक्चुअली अगर मैं बोलूँ उसको, वो एक्चुअली पूरे व्यू को कैप्चर करने के लिए रहता है लेंस। ये जो है ये व्यूज से ज़्यादा ये बोलता है कि अगर मान लीजिए लेंस आपने वाइडन लेंस रखा हुआ है लेकिन आपको चाहिए सेंटर का बस फोकस चाहिए, तो वो लेंस से डिपेंड नहीं होगा, वो एफ स्टॉप से डिपेंड होगा। दिखेगी इतनी ही बड़ी इमेज, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट कर सकते हैं कि उतना ही एरिया दिखे। तो वो आप क्या करेंगे, लेंस को सेट कर देंगे वाइडन या एनामॉर्फिक पे, मैंने पहले ही एनामॉर्फिक बताया था, तो एनामॉर्फिक पे सेट कर देंगे और फिर एफ स्टॉप F22 या F4 पे सेट कर देंगे या 15 पे सेट कर देंगे, है ना। तो क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एरियाज को क्लियर दिखाएगा, बाकी पूरा ब्लर कर देगा। ठीक है, अब शटर जो है ये बेसिकली शटर के बंद होने या हाँ हाँ। हम्म, नहीं, अगर बैकग्राउंड ब्लर करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर आप वाइड एंगल में भी ले रहे हैं उसमें तो वैसे सारी चीज़ दिखा देता है, लेकिन अगर आप अपर्चर कम करेंगे तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बाकी इमेज को आप वो नहीं कर रहे हैं, मतलब बोलना चाहिए आउट फोकस नहीं कर रहे हैं, सॉरी आउट फोकस कर रहे हैं बट ब्लैक नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वो सेट कर सकते हैं कि आपको फोकस करेगा, लेकिन आपके पीछे कितना एरिया फोकस करना है वो भी सेट कर सकते हैं आप। तो वो अपर्चर पे डिपेंड करेगा आपके अपर्चर वैल्यू को। ठीक है, the shutter along with the aperture is one of two ways to control the amount of light entering the camera, right। जो शटर है वो ही एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है। एक तो अपर्चर होता है कि भाई इतनी अमाउंट ऑफ लाइट आनी चाहिए, और एक शटर स्पीड होता है जो कि
लाइट को और बाधित कर देता है कि और कितनी जल्दी वो, जितनी जल्दी बंद होगा उतनी ही लाइट अंदर कैप्चर हो पाएगी। तो ये दो तरीके होते हैं, अपर्चर और शटर स्पीड, जिससे आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं आपके कैमरा के अंदर। और जनरली ये लाइट क्यों कंट्रोल करनी चाहिए? ये लाइट इसलिए कंट्रोल करनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो फिल्म है उस पर जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतना वाइट बढ़ता जाएगा, और वाइट निरंतर बढ़ता जाता है। तो जितनी ज़्यादा वाइट होगा फिर इमेज क्या हो जाएगी? ओवर एक्सपोज्ड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए आप लोग ने सुना होगा कि जो फिल्म्स थी पुराने समय में, जो फिल्म स्ट्रिप्स आती थी उनको धूप में नहीं रखा करते थे, बोलते थे लाइट में नहीं रखना। सुने होंगे कि जो कोडैक कैमराज आते थे, छोटे छोटे फिल्म वाले कैमराज आते थे, हाँ, तो लाल वाले कमरे में रखने को बोलते थे। अदरवाइज अगर आप बाहर ऐसे स्ट्रिप कर देते थे ओपन, तो वो पूरी वाइट वॉश ऑफ हो जाती थी, क्योंकि वो लाइट कैप्चर करने के लिए बनी हुई है। तो आप अगर जित ओवरली एक्सपोज कर देंगे लाइट के साथ, तो उसमें वो छप जाएगी पूरी लाइट, और डिटेल्स फिर नहीं आ पाती हैं। यही कारण है कि आजकल के डिजिटल कैमरास जो हैं उनमें शटर स्पीड और अपर्चर और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिससे क्या होगा, लाइट ब्लॉक कर दी जाती है। आप उतनी ही प्रिसाइजली ले सकते हैं जितनी ज़रूरत है। और अब तो ये जितने कैमराज आपको दिख रहे हैं, ये मीडियम स्लो शटर स्पीड कुछ ऐसे चलेगी, मीडियम इस तरीके से चलेगी, और फास्ट शटर स्पीड में देखिए बिल्कुल छोटा सा एक एरिया मिलेगा, बाकी वो चलेंगी तीनों सेम स्पीड से, बस एरिया कम कर देंगी। राइट, जब आप क्लिक करते हैं तो एक जो क्लिक आवाज आती है ना, वो इसके कारण आवाज आती है, शटर के कारण। ओपन एंड क्लोज बंद हो जाता है, वो ओपन नहीं होता है ज़्यादा समय के लिए, बस वो सट से ओपन होता है और बंद हो जाता है शटर। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी फिल्म स्ट्रिप है, इस पे जो भी लाइट पड़ेगी वो इस पे कैप्चर हो जाएगी, छप जाएगी। ठीक है, अब अगर निरंतर ये लाइट इसमें पड़ती रही तो क्या होगा, इसमें लाइट की मात्रा, वाइट की मात्रा, आपने को पता ही है लाइट जो है वो वाइट कलर की है, तो वाइट की मात्रा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरे एरियाज में लाइट फैल जाएगी, और ये इमेज हो जाएगी वॉश ऑफ। इसको वॉश ऑफ बोलते हैं, यानी कि इसमें फिर कोई डिटेल्स नहीं नजर आएंगी, ना आप नजर आएंगे ना आपका कोई सब्जेक्ट नजर आएगा, सारा कुछ वाइट हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दो चीज दी हैं सामने, दो वॉल दिए हैं। एक दिया है अपर्चर, अपर्चर से छोटा एरिया बस दिखेगा आपको, और फिर एक दिया है शटर। तो शटर क्या करता है, ये ऐसा ओपन और क्लोज हो जाता है आपके मैकेनिज्म में, तो जब भी आप क्लिक करते हैं, आफ्टर क्लिकिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा वो ओपन हो ही नहीं सकता ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि अगर वो ओपन होगा थोड़ा सा भी ज़्यादा समय ले लेगा तो पूरी इमेज ख़राब हो जाएगी। और लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है, इसलिए ये शटर स्पीड जो है ये तय करती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जानी चाहिए। तो जब आप अपर्चर सेट कर लेते हैं तो आपके कैमरा में नज़र आने लगता है कि इतना इमेज मेरे को दिखेगी। राइट, अब आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो शटर फिर कैप्चर करके बंद कर देता है उसको। एग्जैक्टली, वो दोनों जो है ना, आपको स्लो मीडियम और फास्ट ये आप वहाँ सेट कर सकते हो। आप, हाँ, शटर स्पीड सेट कर सकते हो, आपको कम चाहिए है, मीडियम चाहिए है, या फास्ट चाहिए। ठीक है, स्लो करेंगे तो ये समझ लीजिए कि वाइट कलर ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा ब्राइट इमेज आएगी स्लो करेंगे तो। हाँ, फास्ट कर देंगे तो इमेज डार्क आएगी। अब ये क्यों करेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है, डार्क इमेज किसको चाहिए। लेकिन ये इसलिए करते हैं क्योंकि डार्क इमेज के साथ आप ज़्यादा काम कर पाएंगे एडिटिंग के वक्त में, कंपैरेटिवली वाइट इमेज के साथ। ठीक है, तो इसलिए फिर ये रेंज बनाई जाती है। क्लियर है? ये वाला जो है ये 1000, मतलब 1000 का, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा वाला कैमरा है ये ऐसा शटर नहीं चलता, इसका इसका रोटेटरी शटर चलता है, एकदम गोल 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 घूमता है, तो उसमें जल्दी और कम अमाउंट ऑफ इमेज मिलती है। जितना कम अमाउंट ऑफ इमेज आप उतना ज़्यादा उस पर एडिटिंग वर्क कर सकते हैं, उसको ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हैं। शटर के भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप में मैकेनिकल टाइप का शटर आता है, जब आप वर्क करेंगे, ये पुराने लेंसेज में बहुत ज़्यादा चलता था, पुराने कैमराज में।
तो एक लीफ टाइप का शटर होता है जो इस तरीके का होता है, जो ऐसा वाला ओपन एंड क्लोज होता है, राइट। और एक होता है फोकल प्लेन शटर। फोकल प्लेन शटर जो अभी हम लोग ने देखा था, रोटेटरी मोशन पे चलता है, वो एक मोटर ऐसे गोल गोल घूमती रहती है और वो उसको बंद चालू बंद चालू बंद चालू करती रहती है। ये जनरली ये फोकल प्लेन जो है वो अभी भी आपको मिल जाएंगे वीडियोस के लिए, लेकिन अब दूसरे टाइप के आ गए हैं। लीफ वाले तो अभी भी डीएसएलआर में आपको मिलेंगे, डीएसएलआर कैमरास में जो शटर आते हैं जो ऐसे गोल घूम के बंद होते हैं रेडियल टाइप के, वो इन्हीं के एडवांस रूप हैं, राइट। तो ये पहले जो मैकेनिकल बनते थे उसके टाइप के हैं ये वाले, अभी भी फूजी फिल्म के, राइट। अब जो एडवांस आ गए हैं, अब तो रोटेटरी वाले आ गए हैं। और फूजी फिल्म्स के या आपके जापानीज टाइप के होंगे ना, वो आपके इनिशियली इस टाइप के ही मिलेंगे। अभी भी उन लोग इस टाइप के कैमरास यूज करते हैं इमेज कैप्चर के लिए। और ये जो पर्टिकुलर डिवाइडेड प्लेन होते हैं इनको बोलते हैं ब्लेड, ब्लेड शटर्स होते हैं ये। तो ये पूरे एक साथ बंद होके ओपन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शटर्स जो हैं वो कुछ इस टाइप के आते हैं जो आजकल यूज किए जाते हैं, ठीक है। डिजिटल कैमरास में यूज वन ऑफ दीज टाइप ऑफ मैकेनिकल शटर्स और दे में यूज एन इलेक्ट्रॉनिक शटर, दोनों यूज कर सकते हैं। द टाइप यूज्ड इन द कैमराज ऑफ स्मार्टफोन्स, जो आपके स्मार्टफोन्स हैं उसमें इस टाइप का शटर यूज किया जाता है। अब ये क्या करता है, फ्रॉम द एंटायर सेंसर एट द, ये जो छोटा सा आप सेंसर देखते हैं यहाँ पे भी कैमरा के अंदर पे रहता है। कैमरा के अंदर एक जो सतरंगी कलर कैमरा में आता है ना एक इंप्रेशन, वो सेंसर होता है, लाइट सेंसर। उसी पे लाइट सबसे पहले पड़ती है और वो वहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। वो डायरेक्टली इमेज के अंदर नहीं भेजता, पहले उतने को ही रिकॉर्ड करता है, जब आप एंटर कर देते हैं तब वो उसको पीछे पास करता है, ठीक है। अब इसमें द ड्यूरेशन इज कॉल्ड द शटर स्पीड और एक्सपोजर टाइम। कई बार हम इसमें एक्सपोजर टाइम वैल्यू मिलती है या शटर स्पीड वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब वही समझेंगे कि कितनी देर तक लाइट होल्ड करनी है और कितनी देर में पास करनी है पीछे। टिपिकली एक्सपोजर टाइम्स कैन रेंज फ्रॉम 1 सेकेंड टू 1/1000 ऑफ 1 ऑफ द सेकेंड्स। आप इतने वैल्यू तक ले जा सकते हो शटर स्पीड्स को। आजकल की जो डिजिटल शटर स्पीड है, जितनी कम होगी उतनी ब्लैक या उतना ग्रे या उतना डार्क वैल्यू आपको मिलेगी इमेज में, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना वाइट और एक्सपोजर्ड इमेज मिलेगी। लॉन्ग एक्सपोजर टाइम्स ऑफन रिजल्ट इन ब्लरी इमेजेस। जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा ब्लर होता जाएगा इमेज, ठीक है। As a single object is recorded in multiple places across a single image for the duration of the exposure. Very short exposure time can capture fast moving action and eliminate motion blur. अगर आप ये भी वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि अगर आप एक्सपोजर टाइम जो है वो कम कर देंगे, यानी शटर स्पीड अगर फास्ट कर देंगे, तो आप स्लो मोशन को कैप्चर कर सकते हैं एक्यूरेट क्लियर वे में। तो अगर आपको क्लैरिटी बढ़ाना है, क्लैरिटी वे में देना है, तो आप इसको कर सकते हैं स्लो मोशन पे, ठीक है। मतलब यानी कि आपका शटर स्पीड तेज हो जाएगा तो आप स्लो मोशन कैप्चर कर पाओगे, क्लियर। जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे तो उतना स्लो मोशन हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर कोई स्लो मोशन कैप्चर का मतलब समझ रहे हैं, अगर आप कोई भी सुपर फास्ट दौड़ रहे हैं या कोई ऐसा सीन दिखा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट कार एक्शन वगैरह हो रहा है, वो हम कैमरास जो है ना, अगर आप ऐसे ही उसको नॉर्मल स्पीड से कैप्चर करेंगे ना तो ग्लिच आएगा, आपका जो ब्लर है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, या फिर बोलना चाहिए कि इमेज के जो फ्रेम्स हैं वो बीच में छूट जाएंगे। तो आपको बीच बीच में ना इमेज अटक अटक के नज़र आएगी जब आप बहुत स्पीड में रहते हैं और आपका कैमरा स्लो रहता है तो वो नहीं कैप्चर कर पाता। तो ऐसे हाई स्पीड एक्शन को कैप्चर करने के लिए आपको शटर स्पीड भी बढ़ानी होगी, तब वो क्या करेगा, इस पूरे हाई स्पीड के हर एक चीज़ को कैप्चर कर पाएगा वो, ठीक है। फोटोज़ में या वीडियोज़ में, बेसिकली फोटोज़ में तो वो जब आप कूद के नीचे आते हैं तो आप देखते हैं ना एकदम जंप एक्शन होता है, उसको कैप्चर करने के लिए आप यूज़ करते हैं इसको। तो वो एक बार में 5-6 तो, हाँ स्लोमो में जो कर रहे हैं, बेसिकली स्लोमो तो हम लोग नहीं हो सकते, लेकिन कैमरा स्लोमो कैसे होता है, वो शटर स्पीड बढ़ा देता है, एक ही इमेज को 5 बार ले लेगा फोटो,
फटाफट फटाफट 5 बार ले लेगा। फिर आप जब उसको प्ले करते हैं तो अगर 5 FPS बोलना चाहिए पर फ्रेम, अगर 5 फ्रेम देख रहे हैं आप, दैट मीन्स 5 × 30, 1 सेकेंड में कितने मिले? 150 फ्रेम्स, क्योंकि एक फ्रेम में 5 फ्रेम आ गई है। तो आप 150 फ्रेम्स 1 सेकेंड में देखेंगे तो कितना क्या बोलते हैं स्लो मोशन आपको नजर आएगा। हमने बात की थी 24 FPS का 1 सेकेंड होता है ना। ये जनरल स्पीड होती है, हम लोग की जनरल स्पीड 24 जो हम लोग अभी मूव कर रहे हैं इस ग्रेविटी में, वो 24 FPS है। अब अगर मैं 24 को 150 FPS में करूं या 120 FPS में रिकॉर्ड करूंगा तो मैं बहुत स्लो दिखूंगा वीडियो में। 1 सेकेंड में 120 फ्रेम दिखाएंगे तो बहुत स्लो दिखेगा वीडियो, राइट। और जब हम इसको छोटा कर देते हैं कि 1 सेकेंड में 15 फ्रेम दिखाएंगे या 12 फ्रेम दिखाएंगे तो वीडियो जो है वो बहुत सुपर फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा, राइट। अगर हम कम फ्रेम दिखाएंगे 1 सेकेंड में तो हम ज़्यादा फास्ट दिखा रहे हैं, और अगर हम ज़्यादा फ्रेम दिखाएंगे 1 सेकेंड में तो हम बहुत स्लो जा रहे हैं। ये फंडा होता है। अगर आप फ्रेम्स बढ़ा देंगे तो वीडियो स्लो हो जाएगा, और फ्रेम्स कम रखेंगे तो वीडियो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। मीटरिंग जो है ये एक्चुअली में इस तरीके का डिवाइस होता है। ये आपको मॉडल शूट्स और जो फोटोग्राफी शूट्स होते हैं वहाँ ये बहुत ज़्यादा दिखता है। इवन कई जो वीडियो कैमरास हैं उनमें तो ये इनबिल्ट लगा होता है, लाइट मीटरिंग ऑप्शन रहता है। लेकिन मान लीजिए कई ऐसे कैमरास होते हैं या फोटोशूट्स कैमरास होते हैं, वहाँ पे कैमरा सेटअप लगाने से पहले लाइट की मीटरिंग कर ली जाती है, चेक कर लिया जाता है कि सीन में कितनी लाइट है, राइट। उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ सेट करते हैं। अब ये क्या है, ये पूरा बताता है आपको कि हमारे यहाँ जो मतलब सीन है, जो सीन में हम शूट ले रहे हैं वो कितना वाइट है, कितना ब्लर है, सीन लेने लायक है कि नहीं है, ये सारा कुछ बताता है। लाइट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट इन फोटोग्राफी। अ लाइट मीटर मोर करेक्टली एन एक्सपोजर मीटर, बेसिकली ये वाइट और ब्लैक वैल्यू ही पकड़ता है, इज यूज टू डिटरमाइन द प्रॉपर एक्सपोजर फॉर अ फोटोग्राफ। इसमें क्या है, जब सीन पे आप इसको चालू करते हैं ना तो ये एक्यूरेट वैल्यू बता देता है कि कितना एक्सपोजर आपको कैमरा में रखना है, तभी आप एक्यूरेट इसको ले पाओगे, वो चीज़ यहाँ बता देता है। द मीटर विल इंक्लूड आइदर अ डिजिटल और एनालॉग कैलकुलेटर विच डिस्प्लेज द करेक्ट शटर स्पीड बता देगा, और एफ नंबर एज इन एफ स्टॉप्स, अपर्चर भी बता देता है। तो ये आपको तीनों चीज़ें बता देगा, एक्सपोजर भी बता देगा, अपर्चर भी बता देगा, और शटर स्पीड भी बता देगा। अब तीनों मिल गई तो आपको कैमरे में केवल वो वैल्यूज डालना होता है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो मीटरिंग मोड होते हैं, अगर वो इवेल्युएटिव मोड में होगा तो ऐसी लाइट आएगी, अगर वो सेंटर वेटेड होगा तो इस तरीके की लाइट आपको वैल्यू मिलेगी, और अगर स्पॉट ऑन होगा तो इस तरीके की वैल्यू मिलेगी। उसमें ये 3 मोड्स रहते हैं। ऊपर वाले में इवेल्युएटिव होगा तो डार्क इमेज मिलेगी, लेकिन इस पर आप काम कर सकते हो। सेंटर वेटेड इमेज में आपको ये इमेज बराबर मिलेगी और थोड़ा सा लाइट्स पीछे भी मिलेंगी। स्पॉट ऑन में क्या होगा, ये इमेज और पीछे की लाइट्स की वैल्यू ब्लर हो जाएगी, राइट। तो ये लाइट मीटर जनरली काफ़ी मतलब महंगा आता है। ये आपको जब मार्केट जब प्रोफेशनली आप कहीं अप्रोच करें तभी आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज नहीं तो आपके कैमराज या आपके जो डिजिटल कैमराज होते हैं उनमें ये रहता है, एक तरीके का आपको मिल जाएगा। लेकिन लाइट मीटर अलग से इसीलिए यूज़ करते ताकि पूरी वैल्यूज़ की एक्यूरेट वैल्यू मिल जाए, जो कैमरा में बस फिलअप कर दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग लेंस। हम्म, कैमरा में भी आपको मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अलग से नहीं, वो तो जब क्या बोलते बोलना चाहिए कि जब सी शूट्स होते हैं ना, सी वगैरह में जाते हैं जहाँ पे मतलब डेजर्ट हो गया, सी हो गया, ऐसी जगहों में क्या होता है कि ये काम नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स जो हैं वो काम नहीं कर पाते। तो एक अलग से लाइट मीटर रखने से क्या होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू पकड़ लेता है वहाँ की। नहीं तो क्या है, आप इधर से मैनुअली सेट करेंगे ना तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतने ऑलरेडी एक्सपोज्ड एरिया में होते हैं,
सूरज सीधा पड़ रहा होता है ना सिनेरियो में, तो कितनी वैल्यू एक्यूरेट आएगी, वो चीज़ पता करने के लिए 10 बार आपको क्लिक कर करके वैल्यू चेक करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अलग से एक आप मीटर रखेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो क्या है आपका जो कैमरा के अंदर जो मीटर होगा ना वो अपने आप ऑटोमेटिक सेट कर लेता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाएगा उतनी वैल्यू को, उसके लिए फिर अलग से एक डिवाइस ज़रूरत पड़ती है अपने को। वैल्यू कितना है ना। तो लाइट मीटर जो है वो अलग से, हाँ वो एक अलग से अप्लायंस हो जाएगा, जो कि वो इसीलिए बना हुआ है बेसिकली, राइट। सो दैट वाज द एक्सपोजर पार्ट। ये पूरा एक्सपोजर का सेक्टर था जो हम लोगों ने प्रीवियस देखा था, कि एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए अपर्चर, आपका शटर स्पीड, आपका मीटरिंग यानी लाइट मीटर जो है, ये तीनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं आपका केवल एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए। किसी भी इमेज में अगर एक्सपोजर की बात की जाए, तो किसी भी इमेज में आपका जो क्या बोलते हैं ब्लैक और वाइट कंट्रोल होता है वो एक्सपोजर के द्वारा होता है, राइट। तो अगर इमेज की ब्लैक और वाइट वैल्यू ग्रे शेड वैल्यू पे, क्योंकि ग्रे शेड आप लोग ने देखा होगा कलर करेक्शन पे हम लोग ने जब वर्क किया था, तो जब भी हायर एक्सपोजर वाले वीडियोस को हम लेके आएंगे ना तो उन पे कलर करेक्शन बहुत मुश्किल होता है। आप ग्रे स्केल या ग्रे स्केल से थोड़ा डार्क वाले जो एक्सपोजर्स होते हैं ना उनको लेंगे ना तो कलर करेक्शन अच्छे से होगा, ये चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लेंसेज की। ड्यू टू optical properties of photographic lenses, only object within a limited range or distance from the camera will be reproduced clearly. The process of adjusting this range is known as changing the camera's focus. इनका काम केवल ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना ही होता है, राइट। ये आपको एक पूरा का पूरा एंगल्स तो ज़रूर दे देंगे, लेकिन आप पूरे एक फ्रेम के अंदर पे आपको कौन सी जगह पे फोकस करना है ये काम लेंस करेगा, ठीक है। फिक्स्ड लेंस, रेंज फाइंडर कैमराज और क्या बोलते हैं ये टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं, और ये कैमरास के टाइप हैं जिनके अंदर पे लेंस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। फिक्स्ड लेंस जो होते हैं ये सबसे नॉर्मल कैमराज होते हैं जिनके अंदर पे एक ही कैमरा होता है और वह चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये फिक्स्ड लेंसेज कैमराज होते हैं। The simplest cameras have fixed focus and use a small aperture and wide angle lens to ensure that everything within a certain range of distance from the lens, usually around 3 meters to 10 feet to infinity, is in reasonable focus। यानी ये क्या करता है, इसका लेंस जो है ये आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फोकल जो डिस्टेंस है वो एक ही हिस्से पे फोकस कर सकता है। तो इसका जो यूजुअल जो मीटर होता है वो 3 मीटर से 10 फीट तक के एरिया को ही फोकस कर सकेगा, उसके उसी बीच आप फोकस कर सकोगे, उसके अलावा वो फोकस नहीं कर पाता। इसका कैमरा चेंज भी नहीं होता, मतलब लेंसेज जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते फिक्स्ड कैमरा के। फूजी फिल्म और पॉकेट ऑप्शन ये अभी के 2020-21 के 2021 के फिक्स्ड लेंसेज कैमरास चल रहे हैं, ठीक है। तो जो टूरिज्म वाले हैं वो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि लाइट वेट होते हैं, फटाक से कहीं पर भी गए अलग से लेंसेज लेने नहीं है, किसी भी एक सब्जेक्ट को सर्टेन रेंज पे करके क्लिक कर दीजिए वो फटाक से कैप्चर कर लेता है। हाँ मतलब इसमें आपको एक ही फिक्स टाइप का फोकस ही मिलेगा, जो 3 मीटर 10 फीट वाला है ना उसी का मिलेगा आपको। इसके अलावा और कोई लेंस आप ना चेंज कर सकते हो, ना ही आप किसी और कैमरे को खरीद सकते हो कि जो उसमें वाइडर रेंज मिल रहा हो। हाँ हम नहीं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो ये इसीलिए ये बनाए ही ऐसे गए हैं कि ये जनरली फॉर द टूरिज्म पर्पस, कि आप ले जाके कहीं पर भी एक शॉर्ट टर्म अगर आप जनरली हमारी लाइन में इसको रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। अब रेफरेंसेस हमारी लाइन जाने, आप कोई मूवी बना रहे हैं, अगर कोई एक बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है मूवी बना रहे हैं और आपको स्पेन के कोई दूर दराज इलाकों में या फिर पुराने जो इनहेरिट एरिया हिस्टोरिकल एरियाज हैं वहाँ के रेफरेंसेस लाने हैं, तो वहाँ पे आप क्या बड़ा कैमरा या डीएसएलआर कैमरा नहीं ले जा सकते। ऐसी जगहों पे मोबिल होना पड़ता है। अब आप वहाँ ही पे किसी व्यक्ति को हायर करके ले सकते हैं, और या फिर आइदर आप विजिट करने घूमने गए हैं, वहीं से आपने फटाफट फटाफट 5-6 इमेजेस ले ली,
उसी की रेफरेंसेस उठा लिए और यहाँ लाके सेट वालों को दे दिए, राइट। छोटे कैमरे, हाँ इसके एडवांस वर्जन आते हैं, ये तो मतलब ये होते हैं बहुत ही लिमिटेड रेंज कैमराज होते हैं, ये केवल ये बहुत छोटे से भी होते हैं, आप आराम से किसी भी पॉकेट में भी आ जाते हैं, निकाल के शूट लीजिए वापस रख लीजिए, ऐसे वाले हैं। इनके फीचर्स मैंने बताया, इनएक्सपेंसिव होता है, एक ही यूज़ होता है इनका, लिमिटेड रेंज फोकस होता है और स्केल फोकस होता है, यानी कि ये प्रिसाइजली मैक्रो फोटोग्राफी नहीं कर सकते। मैक्रो फोटोग्राफी का मतलब होता है वो छोटी छोटी वाली फोटोग्राफी होती है ना, जिसमें एक ऑब्जेक्ट पे इतना फोकस कर देते हैं कि वो बहुत बड़ा दिखने लगता है, ये फोटोग्राफी नहीं कर सकते आप इसमें। ये लिमिटेड रेंज का एक पूरा रेंज दे देगा, उतने में ही कैमरा रख के आप खींच लीजिए, बस ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। फिक्स्ड लेंस कैमराज हैं। रेंज फाइंडर कैमराज जो हैं अलाउ द डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट्स टू बी मेजर्ड एम्प्लॉइंग अ कपल्ड पैरेलैक्स यूनिट ऑन टॉप ऑफ द कैमरा, अलाउइंग द फोकस टू बी सेट विथ एक्यूरेसी। ये देते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ कैमराज होते हैं, ये आपके क्या करते हैं, रेंज प्रोवाइड करते हैं, इनके अंदर एक रेंज फाइंडर लगा रहता है, राइट। अ रेंज फाइंडर कैमरा इज अ कैमरा फिटेड विथ अ रेंज फाइंडर, और ये ऐसा नज़र आता है, ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा कैमरा के ऊपर में, ये रेंज फाइंडर है। ये क्या करता है, ये डिस्टेंस नाप के फोकस सेट कर सकता है तो ये आपको वैल्यू बता देता है कि आपसे और ऑब्जेक्ट से दूर कितनी वैल्यू है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्ट फोकस कर सकता है। ये फोकस नहीं कर पाएगा, रेंज होता है ना, लिमिटेड रेंज होती है, ये पकड़ लेता है। अलाउज द फोकस टू बी सेट विथ एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेट फोकस आप सेट कर सकते हो। ये लेसिया M3, कॉन्टेक्स G2, ओलंपस 35 SP SPN और कैनन, ये अभी के रिसेंट लेटेस्ट रेंज फाइंडिंग कैमरास चल रहे हैं। अब इनका यूज़ यही है कि डेप्थ फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है, आप बड़ी रेंज और बड़े स्केल में चीज़ों को फोकस कर पाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द SLR और DSLR, उसके बाद ये आ जाते हैं सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा SLR और डबल डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, ये DSLR का फुल फॉर्म होता है। अब SLR क्या करता है, रिफ्लेक्सिस कैमराज अलाउज द फोटोग्राफ टू डिटरमाइन द फोकस एंड कंपोजिशन विजुअली यूजिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अ मूविंग मिरर टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑन टू द ग्राउंड ग्लास और प्लास्टिक माइक्रो प्रिज्म स्क्रीन, uses focal plane shutter, pentaprism और mirror, hence reflects to see image through lens। ये क्या करता है, ये unlike these cameras, ये आपको ओरिजिनल इमेज दिखा देता है कि आप जो देखते हैं कि क्या अभी तो बहुत आसान हो गया है हम सबों के लिए कि हम क्या है, सीधा ऐसा फोटो कैमरा लगाते हैं, क्लिक करते हैं, और जब आप फोटो चेक करते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है जो आप यहाँ ले रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं। प्रीवियस जो कैमरास हमने देखे उनमें भी ऐसा ही कुछ होता है, जो विजुअली आप देख रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है वही एक्यूरेटली कैप्चर हो रहा हो, लेकिन सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा और डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरास जो होते हैं, ये आपको जिस स्क्रीन पे जो इमेज दिखा रहे होते हैं एक्यूरेटली वही कैप्चर होता है। इनका जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है, एक तरफ इसको सिंपली अगर सिंपल वे में समझा जाए तो ये क्या करता है, जो जहाँ पे फिल्म पे इमेज आ रही है ना, उसी के ऊपर में एक और वो लगा देता है, मिरर लगा देता है। तो क्या होता है कि फिल्म के ऊपर इमेज बनने से पहले वो आपको ऊपर वाला जो छोटा सा बॉक्स होता है वहाँ दिखा देता है या स्क्रीन में दिखा देता है कि एक्चुअली इमेज कौन सी बनने वाली है। प्रीवियसली कैमराज में ये नहीं था, जो सिंगल हम लोग ने वो फिक्स्ड रेंज और रेंज फाइंडर जो देखे उनमें ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें क्या होता है, अगर आप रेंज फाइंडर कैमरा यूज़ करेंगे ना, तो रेंज फाइंडर कैमरा में फोकस ऊपर होता है, तो आप जनरली नीचे कैप्चर कर रहे होते हैं लेकिन ऊपर से देख रहे होते हैं कि रेंज कितनी है। इसमें क्या एंगल का प्रॉब्लम आ जाता है, एक्यूरेट एंगल नहीं आता। ये वाले में तो वो भी नहीं रहता, क्योंकि इसमें आप एक स्केल ही देख रहे होते हैं, तो इसमें आप नहीं कैप्चर कर पाते, एक्यूरेट नहीं आ पाता है रेंज। SLR में क्या होता है कि वो एक सेपरेट मिरर लगा देता है नीचे पे, तो क्या होता है कि आप कैमरा से या जो आप डिजिटल स्क्रीन देख रहे होते हैं उसमें वो एक्यूरेट इमेज दिखती है जो आपको कैप्चर करनी होती है। वैसे ही DSLR जो होता है या
डिजिटल SLR जिसको बोलते हैं, इसमें 2 रिफ्लेक्स कैमरास लगते हैं। ये मोर एक्यूरेट होता है, मोर और बड़े एरिया की क्या बोलते हैं कैप्चर कर सकता है, एक्यूरेट इमेज आती है। ये केवल एक्यूरेसी के लिए ही दोनों यूज़ किए जाते हैं। बाकी इमेज का कोई ऐसा स्पेशल फीचर नहीं होता कि इमेज एक्यूरेट आ रही है या बहुत अच्छी आ रही है। वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपने जो सेटिंग अपर्चर और लेंस की जो आपने पहले ही सेटिंग की हुई है वो उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ इमेज। बाकी अदर देन दैट ये एक्यूरेट कैप्चरिंग के लिए होता है। तो ये क्या करता है, यूजेस फोकल प्लेन शटर पेंटा प्रिज्म टेक्नोलॉजी यूज करता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स यानी कि वो प्रिज्म के अंदर जैसे ही जाती है कोई लाइट जाती है तो कैसे स्कैटर हो जाती है सब जगह और हर जगह इमेज बनने लगती है। तो उनमें से कोई भी एक इमेज आप देखोगे ना तो वो एक्यूरेट इमेज बताता है प्रिज्म का, अगर हम लोग ने प्रीवियसली प्रिज्म की टेक्नोलॉजी देखी होगी तो। नाउ DSLR जो है वो आपका इस पे बेस्ड होता है 35 mm फुल फ्रेम APS-H कैनन। अब ये जो साइज है फ्रेम साइज, इसको समझने का ये तरीका होता है बेसिकली कि जितना छोटा होगा उतना वाइड एरिया होगा, राइट। और जितना ज़्यादा होगा यानी 180 200 अगर है, 35 से नीचे होगा तो हम नैरो हो रहे हैं यानी फोकस हमारा कम हो रहा है, सॉरी सॉरी वाइड एंगल हो रहा है। 35 या 35 से नीचे जाएंगे तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो रहा है। और अगर उसके ऊपर जाते हैं यानी 40 50 100 180 200 अगर ऐसे जाते हैं तो हम लोग फोकस कर रहे होते हैं बिल्कुल छोटे नैरो एरिया पे, राइट। तो ये चीज़ जो है वो आपका फ्रेम से समझ में आता है। तो जब भी आप कभी फ्रेम सेट करते हैं आपको देता होगा कि 35 सेट करना है, 150 सेट करना है, 180 200, तो ये ऐसे ही समझें कि 200 में रहेंगे तो छोटा एरिया देख पाएंगे लेकिन कंप्लीट प्रिसाइजली छोटा एरिया दिखाएगा। और अगर आप 35 में देखेंगे तो दैट मीन्स वाइड एंगल देख रहे होंगे, बड़ा एरिया देख रहे होंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जितना एरिया डिपेंड ऑन अपर्चर स्पीड कि आप कितना एरिया क्लियर दिखाना चाहते हैं। इसके बाद कुछ अलग से चलते थे प्रीवियसली हिस्टोरिकल कैमरास जो थे, उनमें से ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरास भी चलते थे। रिफ्लेक्स कैमरास का मकसद केवल इतना होता है कि जो वैल्यू आप कैमरा के अंदर आ रही है एक्यूरेट वही इमेज कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा इनकी टेक्नोलॉजी में और कुछ नहीं था, ना आपको इसमें कोई वैल्यू चेंज करनी होती है ना कुछ। DSLR इसलिए वो अच्छी कैप्चर कर पाता है क्योंकि आप सिंपली वही देख रहे होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे एक्चुअल इमेज बनाएगा। तो इसलिए आप एक्यूरेट अपनी तरफ से पोजीशन ही सेट कर लेते हैं। अब यहाँ जो, हाँ, SLR जो है ये सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा यूज करता है। कहाँ पे? ये डिजिटल SLR और DSLR, यानी कि मतलब उसका नाम डिजिटल SLR है, डिजिटल सिंगल लेंस, राइट। तो वो इसलिए या तो उसको एग्जैक्टली exactly, या तो DSLR बोलेंगे या डिजिटल SLR या ये लंबा नाम बोलेंगे, है ना, जो भी। बाकी सिंगल लेंस रिफ्लेक्स तो SLR होता है, राइट। ये जो यहाँ पे जो दिख रहे हैं इनमें एक मेन कैमरा होता है, एक मेन लेंस होता है जो फोकस करता है इमेज को, और एक रिफ्लेक्स लेंस होता है। रिफ्लेक्स लेंस का काम क्या होता है, वो इमेज दिखाना जो एक्चुअल कैप्चर होने वाली है, राइट, उसके लिए लगते हैं। अब यहाँ पे जो पूरा ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरास जो हैं ये पहले चलते थे, इसमें एक कैमरा के ऊपर में ही दूसरा कैमरा लगाते थे और देखने की जो जगह थी वो ऊपर से हुआ करती थी, पीछे नहीं देखते थे, इसमें ऊपर इमेज बनती थी। तो ये यहाँ से लाइट ट्रैवल होती थी और ऊपर जाके दिखती थी जब ब्लैक एंड वाइट होती थी तब के समय पे, राइट। तो ये रोली फेलेक्स का कैमरा था, अब तो ये बंद हो गए क्योंकि अब अलग ही सिस्टम चल रहा है। एक और हिस्ट्री का कैमरा था, ये था व्यू कैमरास, जो कि आपने ये वाला देखा होगा, सबसे पहले इनिशियल कैमरास ऐसे ही हुआ करते थे। इनमें क्या होता था, ग्राउंड ग्लास स्क्रीन विच इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय आइदर अ फोटोग्राफिक प्लेट। इसमें क्या होता था, सामने में एक नॉर्मल स्क्रीन लगाई जाती थी, कोई लेंस नहीं होता था।
केवल एक ग्लास प्लेट होती थी और बीच पीछे में आपके क्या बोलते फिल्म होती थी जिसमें शटर लगा होता था, ठीक है, और सामने कोई लेंस नहीं होता था, सामने केवल एक ग्लास प्लेट होती थी। अब आपने सुना होगा कि बहुत ही पतली ग्लास प्लेट शीट होती थी, जब भी इसको क्लिक करके यूज करते थे वो एक्चुअल क्या करता था, उस ग्लास प्लेट को तोड़ देता था, ब्लास्ट कर देते थे। तो ग्लास प्लेट टूटती थी और इमेज फट से अंदर आती थी, शटर जो है तब तक गिर जाता था, तो जितनी भी इमेज आई है उतनी कैप्चर हो जाती थी। इसके जो आउटपुट होते थे, यानी जब आप इससे खींचते थे इमेज, तो आप देखेंगे कि फेस जो थे ना वो कई बार ब्लर आते थे, या आसपास सारी चीजें क्लियर दिखती थी लेकिन फेस ब्लर हो जाते थे। वो इसलिए क्या होता था क्योंकि वो उस समय तो एक्यूरेट नहीं कर पाते थे, लेंस नहीं कर पाते, तो लेंस से जितना भी उन्होंने सेटिंग की हुई है, जितना सेट हुआ है, और फिर जैसे ही वो क्लिक करते थे ना तो वो ग्लास प्लेट टूटती थी, बस्ट होती थी, और फिर सीधा लाइट अंदर जाती थी और शटर बंद हो जाता था। ये इंस्टेंस मैकेनिज्म के कारण इमेज छप पाती थी। अदर देन दैट इसमें ये नहीं होता था कि शटर बंद होके चालू हो जाए या शटर ऐसा हो जाए, ऐसा कोई फ्लिप ऑप्शन नहीं होता था। शटर ऑलरेडी ऑन रहता था, ग्लास फ्रेम के कारण ब्लॉक होता था, तोड़ते थे सीधा गिरा देते थे शटर, जितना आई सो आई इमेज, और एक ही बार एक टाइम पे एक ही बार फिर दूसरा ग्लास प्लेट लगाइए फिर शूट करिए, ऐसा होता था। तो इसमें काफ़ी सल्फर भी यूज़ होता था ब्लास्ट करने के लिए, है ना, तो थोड़ा सा वो था, बोलना चाहिए थोड़ा डेंजरस भी होता था, जो कैमरा से शूट कर रहे होते थे तो फायर आयर भी लग जाती थी, आग भी लग जाती थी। ये वाला जो था ये प्लानर फोरियर कैप्चर अरे या PFCA, ये अभी के जो फ्यूचर कैमराज आने वाले हैं उनका इन लोगों ने बहुत पहले एक डिजिटल जब वर्ल्ड आने वाला था तब इन लोगों ने ये थ्योरी लेके आए थे। इसमें क्या होता था, इसमें कोई मिरर नहीं लगता था, ना लेंस लगता था, ना फोकल लेंथ लगता था, और ना ही कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म चाहिए होता था, फटफट शटर स्पीड बन रही है चालू हो रही, कुछ नहीं, केवल एक एक्सपोज्ड सेंसिटिव प्लेट होती थी, और विच कैन बी मैन्युफैक्चर एंड अनमॉडिफाइड CMOS प्रोसेस। जनरली होता क्या था कि ये सिंपल, बस जिस भी इमेज को आपको देखना है आप बटन दबा दो और ये उसके सामने एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है, और इसमें कोई शटर नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, और उतनी बस इमेज कैप्चर करके छोड़ देगा कि अगर इसको मिल गई कोई पिक्सल छोड़ देगा। ये डिजिटल वर्ल्ड का शुरुआती कैमरा टेक्नोलॉजी थी। हम लोग जो अभी एरा में जी रहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी पे आधारित नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी पे आधारित है। जो कैमराज हम लोग अभी देख रहे हैं, जो आने वाले कैमराज हैं वो इस टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, PFCA टेक्नोलॉजी पे, जो अभी आगे आएंगे। तो इसमें जो इमेज बनी थी वो ऐसी बनी थी, पिक्सलेटेड बनी थी, डिटेल नहीं बनी थी, लेकिन ये पहला मॉडल था उनका। इसके बाद आ गया ये कैमराज हैं जो अब आपके आने वाले समय पे कंपनीज में या इंडस्ट्री में यूज़ किए जाएंगे। ये सेम प्लेटोनिक कैमराज हैं या PFCA कैमराज हैं। इनमें क्या है कि एक या दो लेंस नहीं, 40,000 लेंस लगे हैं इनके अंदर, एक साथ 40,000 लेंस लगते हैं, ठीक है। और इनकी खासियत ये है कि जब आप इससे शूट लेते हैं, है ना, अगर आपने शूट किया तो जो इमेज आती है उस इमेज का फोकस आप शूट लेने के बाद चेंज करते हैं। यानी कि अभी आप लोग बैठे हैं, मैंने क्लिक किया, तो मुझे क्या करना होगा, इस कैमरे से काफ़ी वैल्यूज चेंज करनी होंगी कि आपको एक्यूरेटली ले पाऊँ, और क्लिक करने के बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप प्लेटोनिक कैमरा में एक बार इमेज ले लेंगे, उसके बाद आप फोकस सेट कर सकते हो, कलर एक्सपोजर सेट कर सकते हो, लाइट एक्सपोजर, रेंज फोकस, ये सब सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो जैसे इसका आउटपुट जो है वो कुछ ऐसा हो, लाइट फील्ड व्यू कैमरा बोलते हैं इनको, प्लेटोनिक कैमरा भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आप सिंपली यहाँ से लाइट अंदर जाती है, और ये जो कैमरा है इसमें 40,000 लेंस लगे हैं एक साथ, तो हर एक लेंस के हिसाब से वो इमेज बना लेता है। तो आप एक पिक्सल का भी फोकस सेट कर सकते हो, इतने ज़्यादा प्रिसाइज है ये। अब
अभी जापान में इनको पहला डाला गया था, स्मार्टफोन में इन्होंने यूज़ किया था, तब बंद कर दिया था। अब ये आने वाले समझिए 2 साल 3 साल के रेंज में आपको पहला प्लेटोनिक कैमरा, ये तो हो गया है बराबर, रेडी हो गया है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अभी जनता के लिए लाने के लिए इसको टाइम है, बट 2 साल आप मान के चलिए। फिर तो फिर एडिटर्स का हमारे को फिर काम क्या होगा, हमको यही सेट करना होगा, बस ये वाला हिस्सा सेट करना होगा। ये फोकस इन्होंने क्या किया, इमेज पहले ले ली और फिर बाद में उसमें इमेज में कौन से हिस्से को, पीछे को अगर फोकस करना है तो पीछे को फोकस कर लीजिए, सामने को ब्लर कर दीजिए, या पूरा एरिया देखना है तो पूरा फील्ड ऑफ एरिया देख लीजिए। आप अपनी मर्जी से फोकस सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारा काम फिर केवल इसमें रह जाएगा। फिर ये पूरी टेक्नोलॉजी हमारे किसी काम, मतलब हमारा वो ज्ञान जो है ना सिनेमेटोग्राफी का, कोई मतलब का नहीं। आप फिर सीधा एक ले लीजिए इमेज और उसी में चेंज करते रहिए जितना डिजिटल करना है। इन लोगों ने एस जो जापान का JSH04 या जे फोन जो है, उनमें इनको पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था ये टेक्नोलॉजी को। वो बहुत ही उस समय तो उतने खास नहीं थे, बट आज अब तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में आ रहे हैं। अब ये मार्केट में मिल तो रहा है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा आपको। आगे हम लोग के समय ये होगा। सो आज कैमरे तक ही रखते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम लोग इमेज कैप्चरिंग जो फिल्म थी उसकी टेक्नोलॉजी को देखेंगे कि जो फिल्म्स जो थी वो कैसी थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।